और चूँकि राहुल द्रविड़ का नेचर तो आपको पता है कि वो इतना मृदुभाषी और जेंटलमैन, थोड़ा जेंटलमैन, तो उन्होंने जो है आके मेरे से कहा, यार कमाल, मेरे को बॉम्बे से फ़ोन आ रहे हैं, मीडिया के लोग मेरे को फ़ोन कर रहे हैं, तूने बॉल के साथ चिटिंग की है। तो मुझे हंसी आ गई। मैंने कहा चिटिंग की है? वो ईमानदारी से एफर्ट लगाने वाले लोग कम होते जा रहे हैं। इसीलिए क्रिकेट तो बहुत ज़्यादा हो रही है, खिलाड़ी भी खूब निकल रहे हैं, बट कपिल देव नहीं पैदा हो रहे हैं। मुझे पता है कि 15, 20, 25 लड़कियां इकट्ठा करना लखनऊ जैसे शहर में मुश्किल होता था। आज तो ट्रायल होते हैं, 2-2, 250 लड़कियां आ रही हैं। तो मैं समझता हूँ कि वुमेंस क्रिकेट भी इस वक्त जो है वो बहुत तेज़ी से आगे बढ़ रही है, क्योंकि जिम में अच्छी तस्वीरें बन जाती है, बॉडी शॉडी बड़े आसानी से। जिम मैं भी किया करता था, कपिल देव साहब ने तो जिम ज़्यादा किया ही नहीं, बिल्कुल, तो एक तरह से मना ही करते थे शायद। और मैंने भी जिम उतना ही किया जितना लगता था कि हाँ यार मेरी बॉडी टाइट नहीं हो रही है। आज जब हमारी बॉडी टाइट हो जाएगी तो इंजरी भी ज़्यादा होगी। तो इलाहाबाद का पानी ही कुछ ऐसा है, गंगा, जमुना, सरस्वती का पानी ही कुछ ऐसा है। और मैं सिफारिश में बिलीव नहीं करता हूँ कि फास्ट बॉलर सिफारिश से नहीं बनते। फास्ट बॉलर पैदा होते हैं, सिर्फ उन्हें तराशा जा सकता है बस। मैंने सूरज की किरण भी नहीं देखी, सिर्फ सीधा लेटा रहता था। बॉम्बे में बॉम्बे को हराना भी एक सपना ही था। दिल में किसी ख्वाहिश का पैदा होना इस बात का सबूत है कि परमात्मा ने, ईश्वर ने, अल्लाह ने आपके लिए वो चीज़ बना के रख दी है। अब आपको ईमानदारी से एफर्ट लगाना है और शायद हो सकता है हम फिर जीतें। 1998 का रणजी ट्रॉफी फाइनल, यूपी की टीम और कर्नाटका की टीम आमने सामने है, और टीम में है राहुल द्रविड़, एक युवा राहुल द्रविड़ जो कि इंडिया डेब्यू कर चुके हैं। किंतु उनके दिमाग में सिर्फ एक ही फास्ट बॉलर चल रहा है जिसका नाम है उबैद कमाल, जो उन्हें पिछले 2 बरसों में 2 बार आउट कर चुका है। किंतु ये फाइनल बहुत ही इंपॉर्टेंट है। वो बचते बचाते पहले तो कर्नाटका का एक सैलाब आता है। बॉलिंग से उन्होंने यूपी टीम को 134 पर ऑल आउट किया। किंतु जब बात आई दूसरी इनिंग्स की तो इसमें एक अलग चीज नजर आई। वो चीज थी कि राहुल द्रविड़ एकदम ही स्लो खेल रहे हैं और एक बॉलर को तो खेल ही नहीं रहे हैं। और यही खेल खेल में उन्होंने 200 रन बनाए, लेकिन उस बॉलर को ना खेल पाए, और यही उनकी इनिंग्स का एंड भी बना। 215 रन के बाद जो कि उन्होंने मारे और बहुत ही शानदार मारे, लेकिन एक बॉलर से डर के कारण वो दूसरी साइड पे जाने के चक्कर में, स्ट्राइक चेंज करने के चक्कर में रन आउट हुए। हाँ, थोड़ा सा लेट हुआ, लेकिन यहां से एक और नई कहानी शुरू हुई। यूपी जो अपना दूसरा रणजी ट्रॉफी फाइनल खेल रही थी, लोगों को लगा था कि इस बार यूपी रणजी ट्रॉफी का खिताब उठा लेगी, किंतु ये हो ना सका। लेकिन बहुत ज़्यादा हर्षोल्लास के साथ ये चीज़ कहनी पड़ेगी कि उसमें 2 फास्ट बॉलर्स जो थे वो थे आशीष विंस्टन जैदी और उबैद कमाल साहब। उबैद कमाल साहब ने उस मैच में 45 ओवर डाले। पूरी ओर से, हर जगह से कोई भी सांस लेने का मौका नहीं दिया कर्नाटका की टीम को। तो जो स्कोर कार्ड आप देखते हैं वो आपको सारी की सारी कहानी नहीं बताएगा, किंतु एक कहानी बयां करने वाली ये भी थी कि उस मैच में सिर्फ हीरो कर्नाटका के प्लेयर्स ही नहीं, बल्कि एक यूपी के तेज गेंदबाज भी थे। उबैद कमाल के साथ आज की एक खास बातचीत होगी। मैं हूं आकाश थापा, एग्जीक्यूटिव प्रोड्यूसर विश्वनाथ हरिहरन के साथ फ्रॉम क्रिकेट टाइम्स, और आप देख रहे हैं एक खास बातचीत एक खास खिलाड़ी के साथ जो कि इस समय काशी रुद्रास के बॉलिंग कोच हैं और अपने समय के एक यूपी के रणजी टीम के स्टॉलवर्ट मिस्टर उबैद कमाल साहब। उबैद सर, स्वागत है आपका, कैसे हैं? सबसे पहले तो धन्यवाद, सारे भारतवासियों को आदाब, नमस्कार जी। आपकी बातें मैंने सुनी, मुझे वो पुरानी बातें सारी याद आ रही हैं इस वक्त। वो मैच हमारे लिए नहीं, यूपी के लिए, यूपी के हर क्रिकेट प्रेमियों के लिए बहुत बड़ा मैच था। हमारा सपना था जब क्रिकेट की दुनिया में हम आए और यूपी रणजी ट्रॉफी टीम के साथ जुड़े,
तो मेरा सपना था कि मैं यूपी को रणजी ट्रॉफी चैंपियन कराऊं। उस सपने का ही एक अंश था कि हम बॉम्बे में हरा करके और बेंगलोर रवाना हुए थे। और उसकी कुछ जो यादें हैं वो ये हैं कि बॉम्बे को हराना भी एक सपना ही था। लेकिन वहाँ पर पहली इनिंग में जिस तरह से जैदी ने बॉम्बे को एकदम से तहस नहस किया, उसके बाद बॉम्बे के खिलाड़ियों में एक ख़ास बात ये थी, बॉम्बे की टीम में एक ख़ास बात ये कि वो सेकेंड इनिंग में मैच को पलट देते हैं। वो सबसे पहले तो वो कैसा भी विकेट हो, पहले बैटिंग करके प्रेशर डालते हैं चौथी इनिंग पे दूसरी टीम पर। तो हमें इन सब चीज़ों का एहसास था और मैं उसी हिसाब से अपनी टीम को बूस्टअप कर, हालांकि मैं कैप्टन नहीं था, कैप्टन ज्ञानेंद्र पांडे और वो जुझारू कैप्टन। तो हमारी उसकी जो बातचीत होती थी वो यही होती थी कि यार हमें चौथी इनिंग में संभालना है, फर्स्ट इनिंग में जो हो जा रहा है हो जाने दो, मेन होता है चौथी इनिंग में वो लड़ाई होती है जीतने के लिए। 5 दिन के मैच में आपके पास समय की कमी नहीं होती। तो वो चौथी इनिंग में हमने फिर बॉम्बे में हराया। पहले जैदी ने तहस नहस किया बॉम्बे टीम को, उसके बाद फिर सेकेंड इनिंग में मेरी बारी थी। और मुझे वो याद है कि सेकेंड इनिंग में कुछ मीडिया के लोग मेरे से बातें कर रहे थे, तो मैंने उनसे वादा किया था कि सेकेंड इनिंग में 5 विकेटें मैं निकाल के दूंगा। और वो सेकेंड इनिंग जब शुरू हुई तो 5 विकेटों का स्पेल मैंने डाला। उसमें बड़े बड़े नाम थे जिनको आउट करना कोई मामूली बात नहीं थी, लेकिन चूँकि हम लोग इतना क्रिकेट में इन्वॉल्व रहते थे कि हमें और कुछ सूझता ही नहीं था। तो एक प्लान के तहत मैंने वो 5 विकेट निकाला उस बैटिंग ट्रैक पे। और फिर चौथी इनिंग में टारगेट हमारे पास कम हुआ, जिसकी वजह से हम वो मैच में 3 विकेटों से जीत हासिल किए। ज्ञानेंद्र ने उसमें बहुत सधी हुई कप्तानी पारी खेल करके मैच को जिताया था। और वो जीत कुछ ऐसी थी कि हम लोग फिर ज्ञानेंद्र को कंधे में बैठा के, मैं और जैदी ज्ञानेंद्र को कंधे में बैठा करके वापस आए और फिर अगली लड़ाई की तैयारी में लग गए। तो बॉम्बे को जब हमने बॉम्बे में हरा लिया तो चूँकि वो सेकेंड जो इनिंग थी उसमें काफ़ी लंबे स्पेल डालने पड़े थे और 70-80 ओवर फेंकी हुई बॉल को स्विंग कराना इतना आसान नहीं होता था, क्योंकि बॉम्बे में थोड़ा वेदर अलग तरह का होता है। लेकिन चूँकि वानखेड़े समुद्र किनारे हैं और एक एंड से समुद्री हवा जो आती है गेट के ज़रिए अंदर आती है, उस हवा का इस्तेमाल करना था स्विंग में। वो मैंने भरपूर इस्तेमाल किया और मैंने विकेटें निकाली। तो लोगों को लगा कि बॉल में कुछ चिटिंग किया जा रहा है जिसकी वजह से ये बॉल इतना स्विंग हो रहा है मेरा। तो वो मैसेज राहुल द्रविड़ को पहुंचा दिया गया था, क्योंकि हमारा मैच फाइनल जो था वो बेंगलोर में कर्नाटका से था। राहुल द्रविड़ को जब पहुंचाया गया तो मैं जब बेंगलोर पहुंचा तो वहाँ पर राहुल द्रविड़ मेरे पास आए। और चूँकि राहुल द्रविड़ का नेचर तो आपको पता है कि वो इतना मृदुभाषी और जेंटलमैन तो उन्होंने जो है आके मेरे से कहा, यार कमाल, मेरे को बॉम्बे से फ़ोन आ रहे हैं, मीडिया के लोग मेरे को फ़ोन कर रहे हैं कि तूने बॉल के साथ चिटिंग की है। तो मुझे हंसी आ गई। मैंने कहा चिटिंग की है, क्योंकि मैंने तो ये सब कला के लिए बड़ा अपनी स्मूथनेस पे, अपने पिकअप पे, अपने अलाइनमेंट पे, बैलेंसिंग पे, एक्शन पे इतना काम किया था कि जिसे कहा जाता कि बाल के बराबर कमी ना निकले, उस तरह से मैं काम करता था। वो शैडो प्रैक्टिस, एरोबिक, शीशे के सामने मैंने बॉल ट्रेनिंग की थी इस दिन के लिए कि मैं जब सारी टीम थक चुकी हो, मैच छोड़ रही हो, तो भी मैं प्रतिद्वंदी पे जो है वो फायर कर रहा हूँ। तो उसका ये हुआ कि राहुल द्रविड़ जब आके मेरे से पूछा ये, तो मुझे हंसी आई। मैंने कहा भाई अगर ऐसा कुछ है तो आप इस मैच में देख लेना भाई, और क्या कह सकता हूँ, इससे ज़्यादा मैं कुछ नहीं कह सकता। फिर उस मैच में क्या हुआ, हमारी टीम जब पहले कोलैप्स कर गई, 134 पे ऑल आउट हो गई, तो अब ये था कि मैच 5 दिन का और लंच के आसपास हम ऑल आउट हो गए। तो अब मैच में क्या है, तो मैंने कहा यार मैं अपनी तरफ से बेस्ट स्पेल डालने की कोशिश करता हूँ, जैसे जेन्युइन एक फास्ट बॉल करता है, मैं उस तरह का ट्राई करता हूँ। अगर उसमें क्लिक कर गया
2-3 विकेटें निकल गई तो हम गेम में आने की कोशिश करेंगे, वरना तो मैं अपनी पूरी टीम अगर देख रहा हूँ तो दूसरा कोई बॉलर ऐसा नहीं दिख रहा जो लंबा स्पेल डाल सकता हूँ। और अब तो लंबे स्पेल डालने की ज़रूरत पड़ेगी, क्योंकि हमारी टीम तो दूसरी टीम पे प्रेशर ही नहीं है। 134 रन क्या होता है रणजी ट्रॉफी फाइनल, और अब पहले बैटिंग करके हम 134 पे ऑल आउट हो गए, और दूसरी टीम में एक ऐसा बैट्समैन है जो इंटरनेशनल लेवल पे प्रूफ कर चुका है, राहुल द्रविड़ जैसा, कि वो तीनों दिन बैटिंग कर लेगा। तो फिर वो तो मैंने 5 ओवर अपने पूरे फुल वेग में डाला, लेकिन राहुल ने वो 5 ओवर मेरे निकाल दिए। और पहली बार हुआ जब राहुल ने वो 5 ओवर मेरे निकाले, वरना उससे पहले मैंने उनको हमेशा आउट कर लिया और सस्ते में आउट किया था दिलीप ट्रॉफी, देवधर ट्रॉफी में। बट वहाँ जब विकेट मैं नहीं ले सका राहुल द्रविड़ का, तो मैंने कहा अब मुझे सारा दिन बॉल करना है और अगले दिन भी बॉल करना है। अब मैं अगर इसी तरह से 140 के आसपास बॉल डालूंगा तो मैं फिर सारा दिन बॉल नहीं कर सकता। तो मैंने थोड़ा अपनी स्पीड को कम किया और फिर वो एक लाइन लेंथ मेंटेन करके फील्ड लगा के, तो राहुल मुझे टैप करके 1 रन भाग के उस साइड पे चले जाया करते। अब उस विकेट का ये हाल था कि विकेट कीपर तक पूरा बॉल कैरी भी नहीं करता था, बड़ा मुश्किल से। फिर हमारी और उनकी लड़ाई होती रही। मेरे माइंड में ये बात क्लियर हो गई कि राहुल द्रविड़ एक ना एक बार गलती करेंगे और रन आउट होंगे, बट उसके लिए मुझे पॉइंट पे सबसे अच्छा फील्डर लगाना पड़ेगा, तेज तर्रार। तो मैंने फिर कैफ के भाई सैफ को बोला, मैंने कहा सैफ तुम इस जगह पे फील्डिंग करोगे, क्योंकि 3 स्टंप पे एक ही दिख रहा है, इस पे मारना हर किसी की बस की बात नहीं। अगर मार सकता है कोई तो सिर्फ सैफ मार सकता है। और वो करते 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 आखिर में जब 200 हो गया राहुल द्रविड़ को, तो वो मिस कॉल हुई और राहुल द्रविड़ 2-3 स्टेप आगे निकल चुके थे। और उसमें जब वो सामने से मना हुआ तो वापस हो रहे, सैफ ने 2-3 स्टेप में ही, क्योंकि उसकी हाइट बहुत अच्छी थी सैफ की, 2-3 स्टेप में उसने बॉल उठाया और एक डंडे पे मारा, रन आउट। मैंने कहा यार काश ये थोड़े और पहले हो गया होता तो हम गेम में आने की कोशिश करते हैं। पर वो मैच राहुल द्रविड़ ने एकदम फिनिश, श्रीनाथ ने हमारे बैट्समैनों को जल्दी विकेट निकाल कर हमें ट्रबल में डाला, फिर राहुल द्रविड़ ने एक लंबी पारी खेल करके। तो वो मैच देखा जाए तो यादगार मैच तो मेरे लिए था, पर वो जो मेरी और राहुल की जो है वो खामोशी के साथ जो चल रही थी लड़ाई, उसमें 1-on-1 गेम जो हो रहा था, मैं समझता हूँ कि मैं हारा नहीं, और लेकिन वो जीते, मैं हरा भी नहीं सका। अच्छा, ये क्रिकेट है। क्रिकेट में एक्सपीरियंस के साथ साथ आपको पेशेंस भी बहुत चाहिए, और एक्सपीरियंस खेल खेल के होता है, एक दिन में नहीं आता, किताबें पढ़ने से नहीं आता, मैदान में उतर करके लड़ करके तब आपके अंदर एक्सपीरियंस आता है। और फिर एक वकील की तरह आपको याद कर रखना पड़ता है कि हाँ कि कब कहाँ किस केस में, किस फील्ड में, किस टीम के खिलाफ कौन सा अप्लाई किया जाए। क्या उस जनरेशन को जो यूपी की टीम थी उसे हम गोल्डन जनरेशन कह सकते हैं, क्योंकि उस समय पे पहली बार शायद यूपी की टीम थी जो बहुत हद तक सिर्फ इलाहाबाद से नहीं बन के आ रही थी। क्योंकि साहब एक चीज तो मैंने देख ली कि इलाहाबाद के खाने में कुछ तो खास है कि इतने ज्यादा प्लेयर्स इलाहाबाद के, चाहे वो मोहम्मद कैफ और उनके अनुज ले लें, या फिर आप ही की फैमिली, यानी कि आप मिस्टर उबैद कमाल एंड आपके अनुज शोएब सर साथ में। हाँ, ये आप कह सकते हैं हमारी फैमिली। मैंने और भी फैमिलियों के बारे में सुना था, जैसे आप कैफ की बात कर रहे हैं, तो कैफ से कुछ बेटर मुझे सैफ के अंदर क्वालिटी दिखती थी, और सैफ से बेटर कुछ अच्छी क्रिकेट की क्वालिटी दिखती थी आसिफ में, और आसिफ से ऊपर मैं उनके फादर को मानता था। लेकिन डिसिप्लिन ने बिल्कुल उल्टा कर दिया। डिसिप्लिन की वजह से कैफ ने इंडिया रिप्रेजेंट किया और काफ़ी समय तक बल्कि इंडिया के लिए खेला, और आज भी कैफ क्रिकेट में जिस तरह से इन्वॉल्व है वो लाजवाब। बट मैं हमारी फैमिली की अगर मैं बात करूं, कमाल फैमिली की, तो मैं बहुत लकी रहा कि मेरे सबसे बड़े वाले भाई जो हैं जावेद कमाल साहब, वो खुद वेट लिफ्टर थे, और सेकंड नंबर पर ब्रदर जो मेरे परवेज़ कमाल, वो खुद स्टेट बैंक में जॉब करते थे, लेकिन वो खुद एक अच्छे क्रिकेटर थे, और उन्होंने ही मुझे सबसे ज़्यादा सपोर्ट किया है। पहले सबसे ज़्यादा वो तंबी लगाते थे, क्रिकेट नहीं खेलना, पढ़ाई करना है,
और लेकिन बाद में जब उनको पता चला कि मैं क्रिकेट में सीरियस ही नहीं बल्कि टैलेंटेड भी हूँ, तो उन्होंने फिर भरपूर मेरी मदद की, जिसकी वजह से मैं मुझे फैमिली की तरफ से कोई प्रॉब्लम नहीं रही बल्कि सपोर्ट। और मैं आगे बात कहूँगा छोटे भाई के बारे में, आप जानते ही हैं शुएब कमाल के बारे में, और मेरी वाइफ भी खिलाड़ी हैं और मेरे ससुर साहब भी हॉकी के स्टेट लेवल के प्लेयर थे। और उस समय तो हॉकी इतनी मुश्किल हुआ करती थी कि आप अगर क्या कहते हैं, आप इंडिया की क्रिकेट टीम में तो शायद चले भी जाएं, लेकिन कबड्डी और हॉकी की टीम में आपका बहुत मुश्किल से चांस बनता था, क्योंकि वी वर एट दैट लेवल। हालांकि क्या कहते हैं, क्रिकेट में 1983 के बाद एक अलग पॉइंट आया था और क्रिकेट ऊंचाइयों पे छुआ। मैं साहब आपसे ये सवाल करना चाहता हूँ कि काशी रुद्राज डिफेंडिंग चैंपियंस हैं इस साल, क्या काशी रुद्राज इस साल अपना टाइटल डिफेंड करेगी? और अगर करेगी तो क्या अलग होगा? क्या इस साल आप अविजित जाएंगे? देखिए, क्रिकेट खेल में बहुत कुछ बातें पहले कहना इतना आसान नहीं होता खिलाड़ी के लिए, लेकिन मैं इतना कहूँगा ज़रूर, लास्ट ईयर जिस तरह से हम लोगों ने एकजुटता दिखाई थी और उसका रिज़ल्ट परमात्मा ने, परवरदिगार ने हमें दिया, हम उसी पे पूरा फोकस्ड हैं, पूरी टीम। हमारा कॉम्बिनेशन बहुत अच्छा है, हमारी जो स्टाफ है, कोचिंग स्टाफ है स्पेशली, वो बहुत लग के काम करने वाला है। नॉलेज के साथ वो पूरी तरह से गेम में इन्वॉल्व रहते हैं, एक एक खिलाड़ी के बारे में जिस तरह से सोचते हैं वो लाजवाब है। और करण की कप्तानी, उसको जितनी तारीफ़ की जाए कम है। ख़ासकर मैं काशी रुद्रा के लिए कह सकता हूँ कि जिस तरह से वो कूल होकर के टीम को मैदान में लड़ाता है। और उसके अलावा हमारी टीम जो है उसमें हमारा शिवा स्पिनर, फास्ट बॉलर में इस बार मावी के आने से फास्ट बॉलर मावी के आने से हमारी टीम और स्ट्रॉन्ग दिख रही है। और प्रिंस यादव, बाकी मैं नाम नहीं लूँगा, कुछ नाम ऐसे हैं जो मैं चाहता हूँ कि जब उस ग्राउंड पे जब वो तहलका मचाएंगे तो, क्योंकि लास्ट ईयर भी हमने कुछ ऐसे बच्चों को अपने साथ जोड़ा और उसके बाद उनको जिस तरह से मैदान में उतारा और उन्होंने जिस तरह से कमाल की क्रिकेट खेली और टीम को जीत दिलाई, शायद वही दोहराने की कोशिश करेंगे हम फिर एक बार। शिवम मावी के ऊपर बाद में आएंगे, शिवम मावी के ऊपर बहुत चर्चाएं होंगी, किंतु एक प्लेयर अभी रिसेंटली मैं भी मिला एक प्लेयर से जिसका नाम है कामिल खान। उस प्लेयर को आप बहुत अच्छे से बैट्समैन, ऑब्वियसली सर, आप ही की फ्रेंचाइजी से खेले हैं तो इस साल वो लखनऊ फैल्कन से खेल रहे हैं। क्या लगता है आप? देखिए, एक कोच कभी भी विश नहीं करेगा कि उसका प्लेयर क्या कहते हैं खराब करे, लेकिन जहां पे एक कोच, एक गुरु होता है, वहीं पे एक द्रोणाचार्य भी होता है जो सामने खड़ा होता है। तो उस हिसाब से कामिल खान एक प्रोस्पेक्ट नजर आ रहा है। और आपको क्या लगता है कि सब पे चलेंगे लेकिन काशी रुद्राज पे नहीं चलेंगे वो? देखिए, कामिल खान का भी ताल्लुक इलाहाबाद से है और मैं समझता हूँ शायद कामिल खान से अच्छा क्रिकेटर हमें मिल गया है, बैट्समैन लेफ्ट हैंड। वो उससे बेटर हर हाल में रणजी ट्रॉफी खेला हुआ और सुपर टच में दिख रहा है वो। मैं समझता हूँ कि वो 20 ओवर क्रिकेट में भी आपको हो सकता है ऐसी लंबी पारी देखने को मिले जिसकी आप अभी उम्मीद नहीं लगाए। ये तो सामने से एक लक्ष्य भी दे दिया आपके कोच साहब ने। और कामिल खान साहब, अगर आप देख रहे हैं तो ज़रूर एक बड़ा बैटल होने वाला है प्लेग्राउंड में। लेकिन आगे बढ़ते हैं। इस साल के मार्की प्लेयर, एक आइकॉन प्लेयर जो कि भारत खेल चुके हैं, भारतीय रंगों में शिरकत कर चुके हैं और उनका एक ड्रीम डेब्यू भी हुआ था श्रीलंका के सामने। उन्होंने डेब्यू करते हुए 4 विकेट लिए थे, 6 T20 खेले हुए। शिवम मावी इस साल आप ही के फ्रेंचाइजी की सबसे महंगी बाय।
एंड अ ग्रेट प्लेयर। तो उनके बारे में इस साल आपको क्या लगता है कि ही इज हंग्री फॉर अ कमबैक? Will he able to fasten up his comeback to the IPL and then Indian team? हाँ जी बिल्कुल, वो इस चीज़ के लिए काफ़ी कीन है कि कैसे कमबैक करें और देश के लिए दोबारा सेवा करने का मौका उसे मिले। मैं समझता हूँ जिस तरह से वो अपने आप को लेके चल रहा है अभी काशी रुद्रा के साथ, खुद भी अच्छा कर रहा है और दूसरे और बच्चों को मोटिवेट कर रहा है, उससे हम लोग बहुत ही उत्साहित हैं। और आगे का जो हम सोचते हैं कि शायद वो, क्योंकि 10 मैच के आसपास हमें खेलने हैं, तो 10 मैच थोड़े नहीं होते, लगातार मैच खेलना 10 मैच, वो कमबैक करेगा, हमें ऐसा विश्वास है। क्योंकि वो थोड़ी इंजरी से वो जूझ रहा था, बट ये सब इंजरी तो फास्ट बॉल के साथ लगी रहती है। वो थोड़े दिन तक किसी फास्ट बॉल को रोक सकती है सिर्फ मैदान में तहस नहस करने से विकेटों को, बट जब वो निकल के आता है फास्ट बॉलर कुछ दिन रेस्ट करने के बाद, तो और ज़्यादा डेंजर होता है और ज़्यादा मारक क्षमता उसकी बड़ी होती है। मैं मावी की स्विंग को देख रहा हूँ और मैं उससे पहले कहूँगा कि मावी का जो इस वक्त रनअप है वो पहले से भी बेटर हो गया है। रिदमिक बॉलिंग, पहले तो वो फोर्स ज़्यादा यूज़ करता था, अभी वो फोर्स नहीं, रिदम को और स्मूथनेस पे काम उसने किया है, जो मैंने महसूस किया है, जो थोड़ी मेरी उसकी बात हुई है, स्मूथनेस पे बहुत काम किया है। तो मैं समझता हूँ कि आपको एक लय उसकी बॉलिंग में दिखाई देगी। बाउंसर और यॉर्कर उसका मेन हथियार है, उसके साथ साथ अब आप उसको स्विंग करते हुए देखेंगे। सर शिवम मावी पे ही सवाल है कि क्या आपको नहीं लगता इंजरीज का एक बहुत लंबा दौर शिवम मावी के साथ रहा, और शिवम मावी जो हैं उन्होंने कई बार क्या कहते हैं कोलकाता नाइट राइडर्स के साथ वो आए, उनकी बहुत बड़ी बाय थे कोलकाता नाइट राइडर्स की, 7.5 करोड़ के आसपास उनका बिड गया था। उसके बाद लखनऊ सुपर जायंट्स अपने ही हमवतन आए हो, और उसके बाद पिछले साल गुजरात टाइटंस। लेकिन शिवम मावी फास्ट बॉलर, एक ऐसे बैच से ताल्लुक़ रखने वाले अंडर 19 वर्ल्ड कप विनर शिवम मावी, जो कि बहुत ही सजा हुआ बैच है, उसमें से हर कोई प्लेयर एक लेजेंडरी प्लेयर बनने की कुव्वत रखता है। क्या इंजरीज ने उनसे बहुत ज़्यादा छीन लिया है, या फिर इंजरीज ने जो उनसे समय छीना तो छीना, किंतु एक और चीज़ कि जिस वर्ल्ड कप में अर्शदीप एक मेन एस बॉलर के तौर पे भी खेल रहे थे, उसमें उनका नाम भी शुमार हो सकता था। और एक आखिरी सवाल इसी बेसिस पे कि क्या शिवम मावी उस लय में है जो आपने बताया कि वो 145 के ऊपर जैसे पहले डाला करते थे, वो अब भी डालें? हाँ बिल्कुल, डे बाई डे वो और ज़्यादा इम्प्रूव भी करेगा, क्योंकि उसको एक्सपीरियंस बहुत है। तो एक्सपीरियंस का तो फ़ायदा होता है, 20 ओवर क्रिकेट में एक्सपीरियंस भी अब बड़ा काउंट करती है। हालांकि उसमें वापसी के चांसेस बहुत कम होते हैं छोटे फॉर्मेट में, लेकिन जो मैं देख रहा हूँ इधर प्रैक्टिस सेशन में और जो मैचेस खेले उसमें मैं देख रहा हूँ, शिवम मावी जो पिछली बातें आप कर रहे हैं कि उसका नुकसान हुआ अनफिट होने की वजह से, मैं समझता हूँ शायद वो चीज़ें तो अब वो लाइफ में दोबारा उसको हम कुछ नहीं कर सकते, जो समय गया गया, पर आने वाला समय बेहतर है उसके लिए। और उसकी अभी एज है, मैं समझता हूँ कि उसके पास एज को लेकर कोई बहुत ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं है, उससे तो बेस्ट करने की ज़रूरत है और कर भी रहा है वो। इसलिए मैं कह सकता हूँ, मैं खुद फास्ट बॉलर रहा हूँ, तो जो मैंने उसको देखा प्रिपरेशन, मैं समझता हूँ बेस्ट कर रहा है वो। अभी तो प्राइम एज में, और 1-2 मैच के बाद उसका और पैनापन जो उसमें आप देखेंगे, मैं समझता हूँ कि वो लाजवाब होगा और टीम के लिए बहुत अच्छा सर्व करेगा, और शायद हो सकता है हम फिर जीतें। आमीन। चलिए सर, एक और चीज़ के फास्ट बॉलर्स की बात चली, आप खुद एक फास्ट बॉलर रहे हैं, और रहे हैं क्या, फास्ट बॉलर एक बार जो होता है वो हमेशा ही फास्ट बॉलर रहता है। आई एम सॉरी अगर बोला जाए तो इस साल फास्ट बॉलर्स में शिवम मावी हैं, आपके पास और भी यंग प्रोस्पेक्ट्स हैं। हाँ जी, तो हमारे पास शिवम मावी तो इस साल जुड़ा है,
बट लास्ट ईयर का हीरो हमारे साथ है अटल राय। अटल राय। और अटल शब्द जो है उसके नाम से जुड़ा हुआ है, सच में वो अटल है। लास्ट ईयर इतनी चोटों के बावजूद उसने जिस तरह से हर मैच में रन भी रोका, विकेटें भी निकाली और चोटिल होने के बावजूद फील्डिंग भी करता रहा, वापस बाहर नहीं आया। मैंने ऐसा करैक्टर बहुत रेयर फास्ट बॉलर में देखा है। शायद मैं ये कह सकता हूँ कि शायद थोड़ा मैं भी ऐसा ही था। तो इलाहाबाद का पानी ही कुछ ऐसा है, गंगा जमुना सरस्वती का पानी ही कुछ ऐसा है कि संगम से जी हाँ, आप ले आए एक प्लेयर, बहुत ज़्यादा ही ग्रिटी प्लेयर्स का इतिहास रहा है इलाहाबाद की मिट्टी में, चाहे वो मोहम्मद कैफी क्यों ना हो। मेरा सवाल एक ये भी था कि बात रही अटल राय साहब की। अटल राय बहुत ही बढ़िया पेस बॉलर, और ऐसे ही पेस बॉलर्स को लगातार अपनी टीम में शामिल करते रहने के लिए आपके पास कोई स्ट्रैटेजीज होंगी, आपके पास क्या कहते हैं एक स्काउटिंग का तरीका होगा, और आपके पास एक चार्ट होगा, एक प्लान होगा जिसके तहत कि ये डाइट है, फिटनेस लेवल ये रखना है। उस हिसाब से आप अपने प्लेयर्स को, यानी कि अपने फास्ट बॉलर्स को स्पेशली सर, कैसे चुनते हैं और कैसे ग्रूम करते हैं उन्हें? देखिए, फास्ट बॉलर तो देखा जाए तो वो पीछे पेरेंट्स से जो मिला होता है उसका काफ़ी असर होता है, उसकी कद काठी, और फिर उसके बाद नेचुरल क्या टैलेंट है उसके अंदर, कुदरती क्या टैलेंट है वो देखा जाता है। फिर उसके बाद वो कितना मेहनती है, मैदान में कितना आके समय दे रहा है, वो चीज़। और क्रिकेट के अलावा और बाकी चीज़ों में अगर उसका ध्यान नहीं है, क्योंकि ये तो चीते जैसी जो एबिलिटी होती है वो लाना पड़ता है, तो वो मेहनत करने से ही आती है, वो हवा में वो फेक नहीं हो सकती। तो मैं ज़्यादा फास्ट बॉलर के बारे में इतना ही कहूँगा कि आज के फास्ट बॉलर रनिंग बहुत कम कर रहे हैं। काफ़ी समय से हम लोग जब बैठते हैं तो जब बातें करते हैं, हम कोचेस बैठते हैं तो यही बात करते हैं कि फास्ट बॉलर आजकल रनिंग करता ही नहीं है। वो थोड़ी सी रनिंग और थोड़े शॉर्ट डिस्टेंस रनिंग के बाद वो बॉल डालता है। लंबे स्पिन ना डालने की वजह से उसमें बॉडी में वो स्ट्रेंथ आती ही नहीं है। हमारे समय में क्या होता था, फास्ट बॉल 10-10, 12-12 बैट्समैनों को बॉल करते थे, फिर उसी हिसाब से हम डाइट लेते थे, फिर हम रेस्ट भी करते थे। तो होता क्या था कि हमारी बॉडी में बड़ी स्ट्रेंथ रहती थी। हम फंसे टाइम में जब सारी टीम थक रही होती थी तो भी मैं अपनी बात करूं तो मैं तो इस टाइम का इंतज़ार करता था कि जब सारी टीम थकी होगी तब मैं निकल के आऊँगा दोबारा से। हम ट्रेनिंग ही इसी तरह की करते थे। फुटबॉल बहुत खेलते थे, एरोबिक्स बहुत करते थे, शैडो प्रैक्टिस बहुत करते थे, अपने एक्शन पे बहुत काम करते थे। आज आर्टिफिशियल लगता है सब कुछ हो गया है। नेचुरलिटी चीज़, नेचुरल जो है, इसीलिए जब कोई नेचुरल फास्ट बॉल निकल के आता है गांव देहात से, कुदरती उसके अंदर टैलेंट होता है और वो मतलब भूख बर्दाश्त करके मैदान में आता है, और फिर उसके बाद जब वो किसी शहर के बच्चे से उसका मुकाबला होता है तो कहीं दिखता ही नहीं मुकाबला, एकदम अलग होता है वो फास्ट बॉलर। तो एक नेचुरल रगेडनेस जिसे कहते हैं कि एक नेचुरल वो सुपर पावर काइंड ऑफ थिंग, जब आप एक क्या कहते हैं नेचुरल प्लेयर से मिलते हैं। देखिए, जब भूख में खिलाड़ी खेलता है ना कुछ समय के लिए, तो उसे पता चलता है कि हाँ ईश्वर भी है। ये बहुत सुंदर बात कही। तो इसमें किस्मत वहीं से खुलती है। दिल में किसी ख्वाहिश का पैदा होना इस बात का सबूत है कि परमात्मा ने, ईश्वर ने, अल्लाह ने आपके लिए वो चीज़ बना के रख दी है। अब आपको ईमानदारी से एफर्ट लगाना है। वो ईमानदारी से एफर्ट लगाने वाले लोग कम होते जा रहे हैं। इसीलिए क्रिकेट तो बहुत ज़्यादा हो रही है, खिलाड़ी भी खूब निकल रहे हैं, बट कपिल देव नहीं पैदा हो रहे हैं। एक बहुत ही शानदार किस्सा तो आपको भी याद आएगा कि माय मदर इज 78 years old वाला, देयर कांट बी एनी अदर कपिल देव। सो
कपिल देव क्या, अब हमारे पास जसप्रीत बुमराह भी हैं साहब, हमारे पास क्या कहते हैं, एक समय पे जो एक सूखा नहीं कह सकते लेकिन एक एक्सप्रेस पेस बॉलर्स की कमी जो खल रही थी हमें, वो अब पूरी होती चली। नहीं, इधर चंद सालों से मैं देख रहा हूँ, 10-12 सालों से, 15 सालों से, तो कोई कमी नहीं है इंडियन टीम में, किसी चीज़ की कमी नहीं। बाकी क्रिकेट तो हार जीत तो होता रहता है, लेकिन हमारे पास बेंच स्ट्रेंथ सॉलिड है इधर 15-20 सालों से मैं देख रहा हूँ। बट उससे पहले तो एक अकाल सा था, क्या फास्ट बॉलर्स के ही ऊपर बात करते हुए, मयंक यादव एक प्लेयर जो लखनऊ सुपर जायंट्स से खेला करते थे, अभी मेगा ऑक्शंस आने वाले हैं तो पता नहीं, उनके ऊपर बहुत सारी खबरें आ रही हैं। तो उनकी फिटनेस के ऊपर मैं उनके क्या कहते हैं, खेल में आने या ना आने के बारे में कुछ नहीं पूछना चाहूँगा, लेकिन उनकी फिटनेस के ऊपर क्या उनके एक्शन में कोई दिक्कत है या फिर उनकी डाइट प्लान में जिसे सब लोग नज़रअंदाज कर रहे हैं। एक एक्सपर्ट फीड सर, मैं मयंक यादव के बारे में, क्योंकि लोग कह रहे हैं कि उन्हें ऑस्ट्रेलिया भी ले जाने का प्लान हो रहा था एक टाइम पे, कि अभी बॉर्डर गवास्कर ट्रॉफी है तो बहुत ज़्यादा चर्चाएं उठ रही हैं उनके ऊपर। तो मयंक यादव का जो मैंने देखा कि दुबली पतली सी काठी और रनअप बहुत अच्छा है, एक्शन बहुत अच्छा है, एक अच्छी स्पीड के साथ अच्छा स्विंग भी उनके पास है, और उसके अलावा एक क्रिकेटिंग सेंस, फास्ट बॉलिंग को विकेट लेने का जो एक होता है एबिलिटी, वो भी उनके अंदर है, किस बैट्समैन को कौन सा बॉल डालना है। बट क्या है कि जाहिर सी बात है थोड़ी पावर तो बढ़ानी पड़ेगी क्योंकि क्रिकेट बहुत ज़्यादा हो रही है। तो अब अभी वो इंजरी तो हर फास्ट बॉलर के साथ लगी रहती है। हम लोगों ने भी 20 साल खेला है तो हमारा तो चोली दामन का साथ था इंजरी का, कभी घुटने में दर्द है, कभी कंधे में दर्द है, कभी बैक में दर्द है, पर उसकी वजह से हमने मैचेस नहीं छोड़े, जबकि हमारे टाइम में तो फैसिलिटीज़ भी नहीं थी। जैसे मैं अगर बात करूं, एक मैच मैं पंजाब के लिए खेल रहा था और मुझे बैक में प्रॉब्लम हो गई थी, और वो मैच ऐसा था, 50 ओवर का मैच था, दिल्ली से हमारा मैच था लुधियाना में, और मुझे मैनेजमेंट से ये था कि बाहर किया जा रहा था, बट मैंने कहा नहीं, पहला मैच वो स्टार स्पोर्ट्स पे आने वाला था, और उसको कमेंट्री करने के लिए नवाब पटोली साहब खुद आए थे लुधियाना में, और इत्तेफाक से मेरे सामने एक रूम में ही वो ठहरे हुए थे। तो मेरी उनसे मुलाकात हुई और फिर क्रेज़ था कि भाई मुझे ये मैच खेलना ही खेलना है। मैंने इतने साल से जो इतनी मेहनत की है, इन्हीं सब मैचों के लिए तो मेहनत की है कि जब मैच टीवी पे आ रहा हो वो मुझे खेलना है। जब बड़ी सी बड़ी ट्रॉफ़ी में हम फाइनल खेलें, इसके लिए खेलते हैं, सिर्फ पार्टिसिपेट करने के लिए नहीं खेल रहे थे। तो उसमें फिर वो बैक ट्रबल होने की वजह से मैंने ज़िद किया पंजाब टीम मैनेजमेंट से कि नहीं भाई मैं तो खेलूँगा चाहे कुछ भी हो जाए। तो मैंने 2 दिन लगातार बेड रेस्ट किया था। इसी तरह का मेरा रूम था होटल में, और मैंने सूरज की किरण भी नहीं देखी, सिर्फ सीधा लेटा रहता था और कुछ खाने के लिए उठता था या टॉयलेट जाने के लिए उठता था। लेकिन मैच से एक दिन पहले शाम में मैं मार्केट गया लुधियाना में, और वहाँ से मैंने 5 टी-शर्टें ली गोल गले की अंदर पहनने वाली, क्योंकि मौसम ठंडा था। तो उसके बाद फिर मैं नेक्स्ट डे मॉर्निंग में ग्राउंड में पहुंचता हूं, टॉस होता है, हमें बॉलिंग करनी पड़ती है। तो मैं बड़ा खुश हुआ, मैं चाहता था कि मैं पहले बॉलिंग कर लूं तो ज़्यादा बेटर है, क्योंकि मॉर्निंग सेशन थोड़ा फास्ट बॉलर के अच्छा होता है स्विंग के लिए। तो वो उसमें मुझे ये बेनिफिट मिला कि मतलब हमारी टीम को कि बॉलिंग पहले आ गई। तो फिर उसमें जो है मैंने स्पेल डाला, और वो 9 ओवर के स्पेल में मैंने शायद वो 5 टी-शर्टें आके बदला है। वापस मैं 1-2 ओवर डालता था, भाग के आता था, अंदर की टी-शर्ट बदलता था, और फिर जाके और 5 विकेटों का स्पेल डाला। 9 ओवर में 45 रन के आसपास दे के मैंने 5 विकेटें ली। 9 ओवर का स्पेल जी। वो स्विंग मुझे आज भी याद है। मुझे कीर्ति आज़ाद को उस मैच में मैंने बोल्ड मारा था, मेरी इन स्विंग पे जो आउट हुए थे, वो उनका आखिरी मैच था वो। अच्छा, विदाई मैच था। तो मुझे खुशी के साथ साथ मुझे दुख भी था कि मैंने विदाई मैच में उनको आउट किया, क्योंकि मैं उनकी बहुत इज्जत करता था। दिल्ली के बहुत बड़े कीर्ति आज़ाद बहुत बड़ा नाम था।
तो उनको आउट किया फिर, लेकिन उस मैच को हम जीत नहीं पाए क्योंकि मनोज पाकर ने फिर सेकंड इनिंग में उन्होंने हमारी 5 विकेटें निकाली, और तो वो यादगार मैच रहा है। तो इंजरी तो देखो फास्ट बॉलर के साथ लगी रहती है, जब वो एक्स्ट्रा मेहनत करेगा कुछ एक्स्ट्रा पाने के लिए और टीम को देने के लिए, तो वो इंजरी से तो उसकी यारी हो जानी है। तो विल पावर जिसका स्ट्रांग है वो लंबे समय तक खेलता है, और अब तो फैसिलिटीज इतनी ज़्यादा है कि कोई भी इंजरी होती है ठीक हो जाती है। क्या एक रीज़न ये है कि हम अपने जो फास्ट बॉलर्स हैं उन्हें कॉटन वूल ज़्यादा कर रहे हैं, बेसिकली हम उन्हें ज़्यादा नरमी दे रहे हैं कि हर चीज़ में? शायद रनिंग कम करने की वजह से जनरली फास्ट बॉलर ज़्यादा अनफिट हो रहे हैं। बहुत सारे तरीके हैं रनिंग के, सिर्फ सीधा दौड़ना ही नहीं है, जिग जैग रनिंग है और बहुत सी रनिंग है। हम रनिंग करके अपनी बॉडी को जिस तरह से स्ट्रॉन्ग कर लेते हैं ना, जिम में जाके अगर हम कर रहे हैं और मैच में तो हमें दौड़ना पड़ रहा है, बिल्कुल सर। तो दोनों का तालमेल अच्छा होना चाहिए। नहीं, वहाँ पे एक स्मूथ सरफेस नहीं है, यहाँ पे क्योंकि जिम में अच्छी तस्वीरें बन जाती है, बॉडी शॉडी बड़े आसानी से। जिम मैं भी किया करता था, कपिल देव साहब ने तो जिम ज़्यादा किया ही नहीं बिल्कुल, वो तो एक तरीके से मना ही करते थे शायद, और मैंने भी जिम उतना ही किया जितना लगता था कि हाँ यार मेरी बॉडी टाइट नहीं हो रही है। आज जब हमारी बॉडी टाइट हो जाएगी तो इंजरी भी ज़्यादा होगी, सीधी सी बात है। तो स्ट्रेचिंग करते थे खूब सारी, खूब रनिंग, खूब बॉलिंग, खूब स्ट्रेचिंग। सिंपल। जब पेट लोहा हो चुका है तो आप कुछ भी खा लोगे, वो ये तो है सर। केमिकल खाएंगे तो फिर जाहिर सी बात है एक दिन वो हमें पहले फुलाएगी, उसके बाद फिर हमें फाड़ेगी। आगे बढ़ते हैं फास्ट बॉलर्स से। अब आगे बढ़ के हम आते हैं कि इस साल जो है स्काउटिंग का एक प्रोसेस था कि आप कभी यूपी के अलग अलग इलाकों में आप गए। जी, स्काउटिंग का प्रोसेस कैसा होता है काशी रुद्राज का? एक ऐसी फ्रेंचाइजी जो डिफेंडिंग चैंपियंस है, तो आप हर जगह, क्योंकि स्काउटिंग का प्रोसेस एक ऐसी चीज़ है कि वो आपकी टीम डिफाइन करेगा, क्योंकि ये एक स्टेट टूर्नामेंट है, वो आपकी टीम डिफाइन करेगा। आपको चैंपियंस फिर से बनना है तो आपको हर जगह पहले पहुंचना होगा, ताकि कोई और जो नायाब हीरे हैं हमारे यूपी के वो और कोई ना उठा ले। नहीं, आपको बता दूं मैं कि ऐसा नहीं था कि हम सारे यूपी से टैलेंट जो है वो हम ही मतलब छांट सके। एक्चुअली मैं काशी रुद्रा के जो हिस्से में आया था वो बनारस, इलाहाबाद, फतेहपुर और झांसी, ये सब जोन थे, उन्हीं में से हमको लड़कों को लेना था। जी हाँ, इसी तरह से और दूसरी टीमों को मिला था। अच्छा। तो यहाँ के बच्चे कहीं और जाके नहीं ट्रायल दे सकते थे, या कहीं और के बच्चे आके यहाँ काशी के लिए ट्रायल नहीं दे सकते थे। तो छांटना इतना मुश्किल नहीं, क्योंकि हम लोग तो सिलेक्शन कमेटी में कभी कहीं कभी जूनियर में कभी सीनियर में रहते हैं, तो हमें बच्चों के बारे में मैक्सिमम पता होता है। बहुत कम ऐसा होता है कि कोई बच्चा एकदम से अलग से दिखाई दे, क्योंकि अगर वो कम उम्र से खेल रहा है तो हमारे सामने उसका कहीं ना कहीं मैच देखने को मिल जाता है। यूपीसीए ऑलरेडी बहुत सालों से, 10-15 सालों से बहुत अच्छे फॉर्मेट पे काम कर रहा है। मतलब एक प्लेयर को 10-10, 12-12 मैच मिलते हैं यूपी के मेन टीम में आने के लिए, हर फॉर्मेट में। अंडर 14 में थोड़े कम हैं, बट अंडर 16, अंडर 19 और उसके ऊपर इतना लंबा मतलब पीरियड ट्रायल मैचेस में, डिस्ट्रिक्ट लेवल से शुरू होकर के जोन लेवल और फिर यूपी के लिए, फिर उसके बाद भी ट्रायल मैचेस होते हैं फाइनल राउंड के लिए। 100-125 बच्चे सेलेक्ट करके फिर उनको कानपुर में जिस तरह से मैचेस दिए जाते हैं और फिर उसमें से जो छांटा जाता है वो लाजवाब है। इससे अच्छा और क्या हो सकता है। तो यूपीसीए एक्सीलेंट काम कर रहा है काफ़ी सालों से, इसीलिए प्लेयर की कोई कमी नहीं है। बड़ा स्टेट है भाई, देश भी हमारा बड़ा है। जिस तरह देश की टीम को बनाने में हमें कई सारे प्लेयर एक जैसे दिख रहे होते हैं, उनमें से एक किसी को लेना होता है, ऐसे यूपी में भी है। टैलेंट भरमार है और खेलने तो कुछ ही चंद लोगों को होते हैं भाई, बात तो कंपटीशन बहुत ज़्यादा है। यूपीसीए की बात हुई। यूपीसीए ने यूपी T20 लीग तो बनाया,
और उसमें काशी रुद्राज। क्या एक विमेंस क्रिकेट के उसमें यूपी विमेंस T20 लीग हमें देखने को मिलेगी बहुत जल्द? यूपी में शायद मुझे लगता है T20 क्रिकेट वगैरह हो रही है। यूपीसीए बहुत अच्छे काम कर रही है वुमेंस के ऊपर भी। लड़कियां एक से एक अच्छी अब पहले से आ रही हैं, कंपटीशन बहुत ज़्यादा हो गया। पहले तो मुझे पता है कि 15, 20, 25 लड़कियां इकट्ठा करना लखनऊ जैसे शहर में मुश्किल होता था। आज तो ट्रायल होते हैं 2-2, 250-250 लड़कियां आ रही हैं। तो मैं समझता हूँ कि वुमेंस क्रिकेट भी इस वक्त जो है वो बहुत तेज़ी से आगे बढ़ रही है। मेरी बेटी भी क्रिकेट खेल रही है, अभी इस साल अंडर 19 उसने कैंप किया और फास्ट बॉलर ही है। क्या ये फैमिली। मैं उससे सिर्फ इतना ही कहता हूँ, बेटा अगर आप मेहनत करके, आप ईमानदारी से मेहनत करके अगर आप एक अच्छे खिलाड़ी बन जाओगी तो फिर आपको किसी की सिफारिश की ज़रूरत नहीं होगी। बिल्कुल सर। और मैं सिफारिश में बिलीव नहीं करता हूँ कि फास्ट बॉलर सिफारिश से नहीं बनते। फास्ट बॉलर पैदा होते हैं, सिर्फ उन्हें तराशा जा सकता है बस। तो और तराशने का काम जिसने खुद खेला है, जितना अच्छा वो कर सकता है उतना अच्छा कोई दूसरा नहीं ही कर सकता, ऐसा मेरा मानना है। तो कमाल फैमिली से एक और नायाब हीरे की तराशी शुरू हो चुकी है और एक नई जनरेशन भी आ रही है जो कि यूपी की सेवा में तत्पर रहेगी, स्पेशली यूपी क्रिकेट में। चाहे वो वुमेन्स क्रिकेट हो चाहे वो मेंस क्रिकेट हो, दोनों में ही आएंगे। जाहिर सी बात है, जब रगों में क्रिकेट ही है, रग रग में क्रिकेट है, तो फिर उसका असर तो दिखाई देगा ना। सर आगे बढ़ते हैं। एक सवाल कि इस साल पिचेस और बॉलर्स को देखते हुए एकाना स्टेडियम जो है, एकाना स्टेडियम में ज़्यादा मैचेस हो रहे हैं और एकाना स्टेडियम में जब आप देखें तो पिचेस की बहुत बात होती है कि एकाना में तो रन ही नहीं बन रहे हैं, फिर किसी में इतने रन बन जाते हैं, तो अरे ये कैसी पिच है। तो पिचेस को देखते हुए, कंडीशंस को देखते हुए, जहाँ पे लखनऊ में अभी मॉनसून आ चुका है और रह रहा है, तो उन कंडीशंस को देखते हुए आपकी बॉलर्स की और आपकी टीम की क्या स्ट्रैटेजी रहेगी जिससे क्या कहते हैं दूसरी टीम्स को बच के रहना होगा? देखिए, स्ट्रेटजी के बारे में मैं बहुत ज़्यादा बातें नहीं कर सकता, लेकिन इतना मैं कहूँगा कि कैना का विकेट कुछ समय पहले थोड़ा सा बैट्समैनों के फेवर में नहीं था, लेकिन अभी ट्रू विकेट है। अगर अच्छा बॉलर है तो अच्छी बॉल करेगा, अच्छा बैट्समैन है तो स्कोर करेगा। तो मैं समझता हूँ हमारी बॉलिंग स्ट्रेंथ भी बहुत अच्छी है, बैटिंग के साथ साथ मैं सोचता हूँ कि हमारा हर मैच बहुत कांटे का होगा और हमारे बॉलर में एबिलिटी है कि हम दूसरी टीमों को कड़ी चुनौती देंगे। बाकी मैं अभी कुछ नहीं, 10 मैच बहुत होते हैं, ये वक्त बताएगा। विकेट में उछाल है और बड़ा ग्राउंड है, तो इसमें चुनौतियां बहुत ज़्यादा रहेंगी। धन्यवाद सर। इसी के साथ हम अंत करते हैं इस इंटरव्यू का एंड विशिंग काशी रुद्राज ऑल द बेस्ट फॉर दिस टाइम्स यूपी T20 लीग एंड होपफुली आप एक और बार ये खिताब जीतें एंड आई वुड लाइक टू थैंक यू सर फॉर डूइंग दिस इंटरव्यू। मैं अपने यूपी के क्रिकेट प्रेमियों से कहना चाहूँगा कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग आएँ और काशी रुद्रा को बूस्टअप करें। पिछले साल से ज़्यादा हम अच्छा खेलने की कोशिश करेंगे और मैं समझता हूँ कि कोशिश में कामयाबी रब ने रखी है और लोगों की दुआओं से किस्मत बदल जाती है। मैं आज जो कुछ भी हूँ यहाँ बैठ के अगर बात कर रहा हूँ तो मेहनत, ईमानदारी के साथ साथ लोगों की दुआओं की वजह से मैं यहाँ बैठा हूँ। मैं एक खिलाड़ी बना हूँ। धन्यवाद आपका, और फिर एक नए सफ़र की तरफ हम चलने की तैयारी में हैं। उम्मीद है कि अब अगला जो पड़ाव हमारा होगा उसमें आप लोग मैच देखने आएंगे और खूब इंजॉय करेंगे। थैंक यू, थैंक्स अ लॉट।